ओके, सो लास्ट टाइम हमने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम की कुछ वेरिएशंस की थी। जो एक वेरिएशन थी रेजिलिएंट प्रोपगेशन, जो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज़ करती थी, लेकिन स्टेप साइज को एडजस्ट करती थी। जो लर्निंग रेट है उसको एडजस्ट करती थी बेस्ड ऑन के ग्रेडियंट अपना साइन चेंज कर रहा है या नहीं साइन चेंज कर रहा है। यानी आपने लोकल मिनिमम को क्रॉस कर लिया या नहीं क्रॉस किया, उस बेस पे अगर लोकल मिनिमम को आपने क्रॉस नहीं किया पिछली दो इटरेशंस में, तो स्टेप साइज लर्निंग रेट को बढ़ा देती थी। और अगर आपने लर्निंग रेट क्रॉस कर दिया है, लोकल मिनिमम क्रॉस कर दिया है, विच मीन्स के वो क्या कहते हैं उसे, रेपुटेशन शुरू हो गई है, तो फिर लर्निंग रेट को कम कर देते हैं। फिर हमने एक सेकंड ऑर्डर वेरिएशन भी की थी, बल्कि हमने टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन की, हमने न्यूटन्स मेथड देखा, और फिर न्यूटन मेथड पे बेस्ड न्यूटन्स मेथड जो है वो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ करता है। न्यूटन्स मेथड ये कहता है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्लोबल मिनिमम पे पहुंचने के लिए आपको जो ऑप्टिमल स्टेप लेना है, जहां मर्जी आप बैठे हैं, जहां भी आप हैं, वहां से जो ऑप्टिमल एक स्टेप में आप ग्लोबल मिनिमम तक पहुंच सकते हैं, और वो स्टेप है माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ओवर सेकंड डेरिवेटिव अगर 1D में होते। क्विक प्रॉप जो है वो न्यूरल नेटवर्क के हर वेट के लिए अलहदा मिनिमाइजेशन करती है, और हर बारी वो एक लोकल क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन लेती है फंक्शन की, और उस क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन को एक जंप में ऑप्टिमाइज कर लेती है, और वो जंप है माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ओवर सेकंड डेरिवेटिव। ओके, आज जो हमने लेक्चर्स करने हैं, आज के लेक्चर में हम वी विल कवर समथिंग कॉल्ड मोमेंटम बेस्ड फर्स्ट ऑर्डर मेथड्स। सो चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर मेथड्स हैं, इसलिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव पे बेस्ड होंगे। ठीक है, और फिर हम देखते हैं आपकी मोमेंटम क्या चीज़ है। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक पैरामीटर है जिसमें लॉस लेट्स से इस तरह का है। ठीक है, और कोई और पैरामीटर है WJ, अगर ये WI था तो ये WJ है, इसके अंदर लॉस फिलहाल इस तरह का है। और लेट्स से आप WI में, यानी WI वाली स्पेस में आप लेट्स से इस पॉइंट पे बैठे हैं। और आप जो जंप लेंगे वो इस डायरेक्शन में होगी। लेट्स से आपकी ये जंप बन रही है। ठीक है, जंप लेके आप इधर आ जाएंगे, इधर फिर से जंप लेंगे नेगेटिव ग्रेडियंट वाली डायरेक्शन में, इधर आ जाएंगे, इधर फिर से जंप लेंगे, इधर आ जाएंगे, एंड सो ऑन। जबकि ये WJ वाला जो स्पेस है, इसमें भी लेट्स से आप इधर बैठे हैं, और इसमें भी आप जंप लेंगे। लेट्स से आपकी ये नेगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में जंप ली, यहाँ आ गए, और अब जब आपने जंप ली तो आप यहाँ पे आ गए। अब आपने लोकल मिनिमम क्रॉस कर लिया है। अब जब आप जंप लेंगे तो आप फिर से पिछली डायरेक्शन में जंप लेंगे।
ठीक है। और जो पिछली डायरेक्शन की जंप है इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ कहीं आ जाएंगे और फिर से अगली डायरेक्शन में जंप लेंगे और फिर से यहाँ कहीं आ जाएंगे। सो कुछ ऑसिलेटिंग बिहेवियर है आपका, ठीक है। दोनों के लिए, WI के लिए, WJ के लिए अलाउ मी कि मैं ये जो मेरे पास लेट्स से इधर इन 3 की बात कर, या इधर 4 हैं तो इधर भी 4 की बात कर लेते हैं। और जंप लेंगे इधर। ये जो 4 जंप्स थी आपकी या 4 नेगेटिव ग्रेडियंट्स थे, अगर मैं इनको ऐड कर लूं, तो मेरे पास इस तरह की डेरिवेटिव, इस तरह की जंप आ जाएगी इफ आई ऐड ऑल ऑफ देम। बट इफ आई ऐड ऑल ऑफ दीज, तब किस तरह की जंप आएगी? सो 2 डेरिवेटिव्स तो आगे गए, एक डेरिवेटिव नेगेटिव साइड पे चला गया और फिर अगला डेरिवेटिव फिर पॉजिटिव आया। यानी अगर मैं इनको सम करूंगा तो ये जो रेड वाला नेगेटिव डेरिवेटिव है ये सम को थोड़ा सा छोटा कर देगा। सो 1 2 3, तो मे बी जंप अगर मैं ऐड करूं तो इतनी होगी, ठीक है, क्यूमुलेटेड जंप। मैं बल्कि इसका भी कलर चेंज कर देता हूं। जो ऐड किया हमने वो मैं ब्लू में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो रनिंग एक सम चल रहा है, रनिंग सम, शुरू में सम सिर्फ 1 एरो था, सेकंड टाइम पे सम जो है वो 2 एरोज जितना बड़ा हो गया, थर्ड टाइम पे सम 3 एरोज जितना बड़ा हो गया, एंड सो ऑन। तो इट्स अ रनिंग सम। ये रनिंग सम लेफ्ट साइड वाले केस में बड़ा होता जा रहा है, रीइंफोर्स होता जा रहा है। इस रनिंग सम का मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। जबकि जब आपने लोकल मिनिमम क्रॉस करने वाला केस था राइट साइड पे, तो आपका जो रनिंग सम है पहली बारी 1 एरो जितना था, दूसरी बारी इसने मोमेंटम पकड़ा, तीसरी बारी जब नेगेटिव हुआ है, जो आपने ऑसिलेट किया है या जब आप वापस आए हैं, तो मोमेंटम थोड़ा सा टूट गया इससे। तो ये जो रनिंग सम है, और चौथी बारी फिर आगे चला गया, तो ये रनिंग सम जो है ये मोमेंटम उतना नहीं पकड़ सका। मोमेंटम पकड़ता है पर उतना नहीं पकड़ता। जैसे ही लोकल मिनिमम क्रॉस होते हैं, ये रनिंग सम जो है ये छोटे होने लग जाते हैं। तो देयरफॉर अब हमें, जब हम ये लॉस फंक्शंस को विजुलाइज तो नहीं कर रहे होते हर डायरेक्शन में, या अगर मल्टीपल डायरेक्शन में इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो लॉस फंक्शन हम विजुलाइज तो नहीं कर सकते जिस तरह यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो इनका बिहेवियर हम चेक किसे करेंगे? ये रनिंग सम के साथ। तो मोमेंटम का यही आइडिया है, ये जो रनिंग सम है इसी को हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। सो मोमेंटम अपडेट्स का जो आइडिया वो ये है कि यू कीप ट्रैक ऑफ ऑसिलेटिंग डायरेक्शंस, और वो डायरेक्शंस जो स्मूथली कन्वर्ज कर रही हैं। और स्मूथली कन्वर्ज करने वाली डायरेक्शन इस केस में, डायरेक्शंस दैट कन्वर्ज स्मूथली, वो ये वाला केस है कि वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करी जा रहा है नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है। और वो डायरेक्शंस जहाँ जो ओवरशूट कर रही हैं और ऑसिलेट कर रही हैं, वो ये वाला केस है, ठीक है। वही आइडिया तो वही पुराना है, जो कन्वर्ट स्मूथली कर रही है उनमें लर्निंग रेट इंक्रीज कर दें कि यार आपका स्टेप छोटा है, अभी आपने लोकल मिनिमम क्रॉस नहीं किया, यू कैन इंक्रीज योर लर्निंग रेट। और वो डायरेक्शन जो ओवरशूट कर रही हैं उधर आप कहते हैं कि डिक्रीज लर्निंग रेट। तो सारी ऑल दैट रिमेन्स इज कि ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये स्मूथली कन्वर्ज कर रहा है और ये ऑसिलेट कर रहा है, ओवरशूट कर रहा है, ठीक है। उसका जो एक मेजर है वो ये है, ये जो रनिंग सम है यही उसका मेजर है कि कितना आप स्मूथली कन्वर्ज कर रहे हैं, कितना आप ओवरशूट और ऑसिलेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका मोमेंटम बढ़ी जा रहा है, आपका रनिंग सम बढ़ी जा रहा है, इसका मतलब है आप स्मूथली कन्वर्ज कर रहे थे। अगर आप
अगर आपके ये नेगेटिव ग्रेडियंट्स भी ऐड हो रहे हैं तो आप ओवरशूट और ऑसिलेट कर रहे थे। तो लेट्स कम अप विद एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ये है कि आपके पास टाइम टाउ पे आपके नेटवर्क के या आपके मॉडल के कुछ वेट्स हैं, लेट्स कॉल देम डब्ल्यू टाउ। आपने अपने लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला या ग्रेडियंट वेक्टर निकाला विद रिस्पेक्ट टू वेट्स यूजिंग जो वेट्स आपके पास थे एट टाइम टाउ। ग्रेडियंट वेक्टर को एवेल्युएट किया है यूजिंग वो वाले वेट्स जो आपके पास अभी हैं एट टाइम टाउ, और फिर आपने ग्रेडियंट डिसेंट में जो जंप होती है, क्या इसको आप, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये मेरे वेट्स की जंप नहीं थी एट टाइम टाउ प्लस 1। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ग्रेडियंट डिसेंट जो जंप लगाता है वो माइनस लर्निंग रेट टाइम्स द ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट इवेल्युएट हुआ होता है बेस्ड ऑन करंट वेट्स डब्ल्यू टाउ, और दिस इज द जंप जिसको हम डेल्टा डब्ल्यू कहते थे एट टाइम टाउ प्लस 1। पहले ये होता था, अब मेरी जंप ये नहीं होगी, ठीक है। अब मेरी जंप देखें क्या है, माई जंप एट टाइम टाउ प्लस 1 इक्वल्स, ये वही पुराने वाली चीज है जो ग्रेडियंट डिसेंट की जंप थी, ये एग्जैक्टली वही है, लेकिन एक और टर्म ऐड हुई है। और वो टर्म क्या है? वो टर्म है जो भी आपकी पिछली जंप थी, जो भी पिछली जंप थी उसको आपने स्केल कर दिया है। अगर मैं बीटा को 1 रख दूं तो बस इसका मतलब है बस लास्ट जंप, ठीक है। पर चले स्केल कर दिया, स्केलिंग हो रही बीटा से, तो जो भी पिछली जंप थी उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें। उस जंप का साइज थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन उस जंप की डायरेक्शन वही रहेगी, और उसमें ये नई जंप ऐड कर दें माइनस ईटा टाइम्स ग्रेडियंट, ठीक है। वेल, ये जो पिछली जंप थी ये भी तो माइनस ईटा टाइम्स ग्रेडियंट से आई हुई थी, ठीक है। इनफैक्ट ये तो रिकर्सिव इक्वेशन है कि न्यू जंप इक्वल्स ओल्ड जंप। वेल, ओल्ड जंप न्यू जंप uses the old jump, the previous jump uses its previous jump and that uses its previous jump। तो ये तो बिल्कुल यही हो रहा है जो हमने यहाँ ऊपर किया हुआ था कि जितनी भी पिछली जंप्स थी जिस तरह वो सम होई जा रही है, ये वही कर रहा हूँ मैं कि मैं पिछली जंप के अंदर नई जंप जो बनती है ग्रेडियंट डिसेंट की उसको ऐड करी जा रहा हूँ। लेकिन पिछली जंप को मैं थोड़ा सा मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने के बजाय एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो कि टिपिकली इसको हम 0.9 रखते हैं बीटा को, ठीक है। तो इस जस्ट और इस चीज को जिसको मैं रनिंग सम कह रहा था, इसको रनिंग एवरेज कहते हैं। दैट्स रनिंग एवरेज ऑफ स्टेप्स, कि आप जो भी स्टेप्स ले रहे थे उनकी रनिंग एवरेज क्या है, ठीक है। और मोमेंटम में बस आप ये करते हैं कि आपके पास अब नया स्टेप आ गया है, वेल जस्ट टेक इट देन। ये आपके पुराने वेट्स थे, ये आपके पास करंट स्टेप आ गया जो कि रनिंग एवरेज से आया है। मैं लिख देता हूं स्टेप वाया रनिंग एवरेज, और यहां आपके पास नए पैरामीटर्स आ गए, ठीक है। तो ये मोमेंटम बेस्ड एल्गोरिथम है ग्रेडियंट डिसेंट का, और इसमें आप देख लें कि ये अडेप्टिव है इन द सेंस कि जब भी आपकी रनिंग एवरेज बड़ी हो गई, यानी ये लेफ्ट वाला केस, जब भी रनिंग एवरेज आपकी बड़ी होती जाएगी आपका स्टेप बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता कोई ऑसिलेटिंग बिहेवियर में आ जाते हैं तो रनिंग एवरेज आपकी छोटी होने लग जाएगी,
और जो कि रनिंग एवरेज छोटी होने लगेगी, आपकी ये जो आप स्टेप्स ले रहे हैं ये भी छोटे होने लग जाएंगे। यही होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, अगर ऑसिलेट नहीं करते लेकिन आपका जो डेरिवेटिव है लेफ्ट साइड पे रहते हैं, जब आप मिनिमम के पास पहुंचते जाएंगे तो आपके डेरिवेटिव छोटा होता जाएगा, क्योंकि मिनिमम पे तो डेरिवेटिव जीरो होता है ना, तो मिनिमम के आसपास भी डेरिवेटिव जीरो के पास ही होगा। तो आपका डेरिवेटिव जैसे जैसे छोटा होता जाएगा तब भी आपकी रनिंग एवरेज छोटी होती जाएगी। ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ऑसिलेट करेंगे तो रनिंग एवरेज छोटी होगी, जब डेरिवेटिव जेन्युइनली छोटा होने लग जाएगा तब भी रनिंग एवरेज छोटी होती जाएगी। तो ये एक अडेप्टिव प्रोसीजर है मोमेंटम का, कि जो रनिंग एवरेज की बेस पे फैसला करता है कि मेरा स्टेप साइज या मेरा स्टेप कितना बड़ा होना चाहिए। तो दैट्स मोमेंटम। इसको बस मैं रीइंफोर्स कर देता हूं कि रनिंग एवरेज में अगर तो ऑसिलेशन हो रही है, ऑसिलेशन का मतलब है कि आपके डेरिवेटिव की डायरेक्शंस ऑपोजिट होने लग गई हैं, तो जब ऑपोजिट होंगे और आप एवरेज या सम कंप्यूट करेंगे तो कैंसलिंग शुरू हो जाएगी। जब कैंसिल होगा एवरेज में तो जो रिजल्ट आएगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है। और लेकिन ऐसी जब कंसिस्टेंटली आप एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि अच्छा अभी लोकल मिनिमम दूर है। तो जब ये रीइंफोर्स होंगे तो ये जो रनिंग एवरेज है जो सम से आ रही है ये लार्ज, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता हो जाएगा। सो दीज डायरेक्शंस विल गेन मोमेंटम बाय हैविंग लार्जर एंड लार्जर स्टेप्स। ओके, आगे चलते हैं जी। मोमेंटम पे ही बेस्ड एक एल्गोरिथम है जिसको कहते हैं नेस्टेरोव एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट। ये मोमेंटम वाला ही एल्गोरिथम है कि आपने बजाय नेगेटिव ईटा इंटू ग्रेडियंट ये जंप लेने की बजाय आप रनिंग एवरेज वाली जंप लेते हैं, ये भी वही करेगा। लेकिन ये मोमेंटम अपडेट का जो एल्गोरिथम हमने देखा था उसमें स्टेप 1 और 2 बस उनको स्वैप कर देता है। व्हाट डज दैट मीन? ये कहता है कि आप ऐसा करें कि जो भी आपकी प्रीवियस जंप थी आपके पास या प्रीवियस जंप, ऐसा करें उसको मल्टीप्लाई कर दें स्केलर से, उसको स्केल कर दें थोड़ा सा, और ये जंप ले लें, प्रीवियस वाली जंप स्केल करके ले लें। ये एक न्यू वेट्स आ गए, लेट्स कॉल देम W हैट। जो आप ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं ना, वो पुराने वेट्स की बजाय ये जो अपडेटेड वेट्स आए थे W हैट, नोटिस कि ग्रेडियंट W हैट पे वैल्यूट हुआ हुआ। ठीक है। तो आपने अपडेट कर लिया, पहले स्केल किया पुरानी जंप को और पैरामीटर्स अपडेट कर दिए, उन अपडेटेड पैरामीटर्स पे ग्रेडियंट वेक्टर निकाला और नेगेटिव ईटा से मल्टीप्लाई किया, और जो रनिंग एवरेज आप निकालते हैं, रनिंग एवरेज में ये वाला ग्रेडियंट यूज किया जो कि न्यू W पे इवेल्यूएट हुआ, पुराने W पे इवेल्यूएट नहीं हुआ। ठीक है। बाकी तो वही है, आपने स्केल किया पुराने वाली को और उसमें ऐड कर दी नई वाली जंप, तो ये रनिंग एवरेज आ गई। ठीक है, दैट्स अ रनिंग एवरेज एट टाइम टाउ प्लस 1। ठीक है, और बाद में आपने बिल्कुल वही जंप ली, न्यू इक्वल्स ओल्ड प्लस जो भी अपडेट करना था आपने, जो भी जंप थी। सो कुछ केसेस में नेस्टेरोव का मेथड जो है इट हैज बीन शोन टू कन्वर्ज फास्टर देन मोमेंटम अपडेट्स। ठीक है, लेकिन यू कैन यूज आइदर। और इसका आइडिया ये है कि कई दफ़ा
यानी मोमेंटम में असल में होना ही चाहिए था कि आपके पास जो प्रीवियस जंप थी वो प्रीवियस जंप ये वाली थी, और आपने जो आपका डेरिवेटिव आया है इस टाइम पे, तो ये अगर प्रीवियस है और जो आपका डेरिवेटिव आया वो ये ब्लू वेक्टर है, ये अभी वाला नेगेटिव जिसे कहते हैं माइनस ईटा, ये अभी वाला है। और आप मोमेंटम में ये करते हैं कि आप पुरानी वाली डायरेक्शन को लेट्स से बीटा 0.9 से मल्टीप्लाई किया, ये तो लगता है 0.7 से किया हुआ जैसे, पर पुराने वाली डायरेक्शन को ही स्केल किया और ये ब्लू वेक्टर में ऐड कर दिया जो कि नेगेटिव ग्रेडियंट था, और आपकी जो फाइनल जंप बनी है वो ये फाइनल जंप बनी है, उन दोनों को ऐड करके एक जंप बनी और आप मिनिमम के कहीं और पास पहुंच जाते हैं। नेस्टरोव क्या करता है, नेस्टरोव एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट जो है ये कहता है कि आपकी प्रीवियस तो ये थी और प्रीवियस की डायरेक्शन में ही एक जंप ले लें, प्रीवियस को ही स्केल करें, बीटा से मल्टीप्लाई करें और उसी डायरेक्शन में जंप ले लें, यानी पैरामीटर्स अपडेट कर दें, प्रीवियस है और स्केल्ड है और आपने वो जंप ले लिए। अब वो जो नई जगह पे आप आए हैं वहां पे ग्रेडियंट कंप्यूट करें, तो ये ब्लू वेक्टर उन नई जगहों पे और वहां पे नेगेटिव ग्रेडियंट वाली डायरेक्शन, ठीक है। और अब इनकी रनिंग एवरेज कर लें, यानी ये जो भी प्रीवियस स्केल्ड वाला वेक्टर था ऑरेंज मरून सा, प्रीवियस स्केल्ड वाला वेक्टर प्लस ये जो नया स्टेप था नेगेटिव ग्रेडियंट, और फिर आपके पास ये ब्लैक जो है ये फाइनल जंप आ जाएगी। नेस्टरोव का बस आइडिया ये है कि समटाइम्स इट इज बेटर टू मेक अ करेक्शन आफ्टर मेकिंग एन एरर, समटाइम्स इट हेल्प्स, ठीक है। ओके, अब एक और एल्गोरिथम देख लेते हैं जो कि यू माइट बी फेमिलियर विद दिस एल्गोरिथम। हमने लास्ट टाइम एक एल्गोरिथम देखा था जो इसकी तरह का था, पर लेट्स स्टार्ट। आरएमएस प्रॉप, जिसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर प्रोपगेशन, आरएमएस प्रॉप। ये क्विक प्रॉप की तरह ये भी हर WI WJ वगैरह उनको अलहदा ट्रीट करता है, डीकपल करता है, ठीक है। हर एक की ऑप्टिमाइजेशन अपने हिसाब से हो रही है, तो इट डीकपल्स ईच डायरेक्शन। और मैं अब आयत डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, आयत मेरा जो WI में जो पैरामीटर है। और अब मैं करूँगा क्या, मैं जो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता था कर्ली L बाई कर्ली WI, उसको मैं स्क्वायर करूँगा और फिर उसकी एक रनिंग एवरेज कंप्यूट करूँगा। यानी दो चीज़ें होने लगी हैं। पहली चीज़, मैंने अपना जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको स्क्वायर किया, लेकिन इन स्क्वायर्ड वैल्यूज की एक रनिंग एवरेज निकाल दी, यानी 1 माइनस गैमा से मल्टीप्लाई किया प्लस जो भी पहले से पिछले टाइम स्टेप पे टाउ माइनस 1 पे जो भी रनिंग एवरेज की वैल्यू थी उसको मैंने स्केल किया गैमा से, और जो अभी स्क्वायर्ड फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है उसको मैंने स्केल कर दिया 1 माइनस गैमा से, ठीक है। एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गई।
और जो भी ये सम आता है लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको मैंने कह दिया कि ये मेरी रनिंग एवरेज है, ये मेरी रनिंग एवरेज है, लेकिन किस चीज की? ऑफ स्क्वेयर्ड फर्स्ट डेरिवेटिव्स। मैं स्क्वेयर क्यों कर रहा हूँगा? कैन एनीवन टेल मी कि मैं स्क्वेयर क्यों कर रहा हूँगा? नेगेटिव खत्म करने के लिए। यस, नेगेटिव खत्म करने के लिए, या एक और तरीका इसको कहने का ये है कि मैं उसकी डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं उसके साइज में इंटरेस्टेड हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव का साइज क्या था? बड़े साइज आ रहे थे कि छोटे साइज आ रहे थे, इसमें इंटरेस्टेड हूं। चाहे वो नेगेटिव पे है चाहे वो पॉजिटिव साइड पे था, उसका साइज क्या था फर्स्ट डेरिवेटिव का? ये रनिंग एवरेज ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव का साइज है, लेकिन साइज मैं स्क्वायर करके ले रहा हूं। ठीक है, तो अगर मुझे साइज एक्चुअली साइज ही चाहिए होता, रनिंग एवरेज ऑफ साइज, तो मैं क्या करता? ये तो स्क्वायर्ड है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता। ये जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, अच्छा बाय द वे ये रनिंग एवरेज है, तो एवरेज के लिए आप मीन का लफ्ज यूज करते हैं ना, तो जिसको आप रनिंग एवरेज कह रहे हैं इसको मैं रनिंग मीन कह देता हूं। ठीक है, ये रनिंग मीन है ऑफ स्क्वेयर्ड वैल्यूज। ठीक है, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो मेरे पास ये टर्म आ जाती है, रूट मीन स्क्वेयर्ड। मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव थे, मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद मैंने उनकी एक रनिंग एवरेज कंप्यूट की है, यानी मीन, और फिर मैंने क्योंकि स्क्वायर थी उसको वापस ओरिजिनल साइज पे लाने के लिए मैं उस रनिंग मीन का स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब ये जो भी नंबर आ रहा है इसको मैं नाम देता हूँ रूट मीन स्क्वेयर्ड वैल्यू। ठीक है, जो कि ये जो मैं अंडरलाइन यहाँ पे कर रहा हूँ, डबल अंडरलाइन, दैट्स द वैल्यू। ठीक है, ओके। और ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एवरेज मैग्नीट्यूड क्या था, रनिंग एवरेज मैग्नीट्यूड क्या था फर्स्ट डेरिवेटिव का डायरेक्शन आई। ये अगर तो बहुत डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड अगर बड़ा ही रह रहा है, हाई रहता है, इसका मतलब है कि आप ऑसिलेट कर रहे थे, इसका मतलब था कि आप ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर रनिंग एवरेज आपकी बड़ी रह रही, ठीक है, तो बेहतर है कि आप अपना लर्निंग रेट छोटा कर लें। लेकिन अगर आपकी रनिंग एवरेज रूट मीन स्क्वायर्ड फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर ये छोटी वैल्यू है, इसका मतलब है कि आप किसी फ्लैट रीजन में हैं, और अगर आप फ्लैट रीजन में हैं तो आप अपना लर्निंग रेट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्स रिलेशनशिप है यहाँ पे। हाई वैल्यू इंडिकेट्स के हाई वैल्यू इंडिकेट्स के आप अपना लर्निंग रेट कम कर लें, लो वैल्यू इंडिकेट्स कि आप अपना लर्निंग रेट बढ़ा लें। ठीक है, तो ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, विच मीन्स कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट की जो पुरानी आपके पास इक्वेशन थी, जो प्रोसीजर था, उसमें आप कहते थे न्यू इक्वल्स ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स ग्रेडियंट, लेकिन अब लर्निंग रेट को आपने डिवाइड किया हुआ है इस आरएमएस वैल्यू से। होगा क्या, जब भी ये रनिंग एवरेज ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड की साइज की रनिंग एवरेज अगर छोटी हो गई है तो ये कहता है अपना स्टेप साइज को बड़ा कर लें लर्निंग रेट। और अगर आपके ये एवरेज
छोटी हो गई है, एक सेकेंड, अगर ये एवरेज छोटी हो गई है तो आपका लर्निंग रेट इफेक्टिवली बड़ा हो रहा है, और अगर ये एवरेज बड़ी हो गई है तो ऑसिलेशन हो रही है, तो आपका इफेक्टिव लर्निंग रेट एक बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, तो आपकी जंप्स छोटी लग रही होंगी। ठीक है, ये जो प्लस एप्सिलॉन है, ये प्लस एप्सिलॉन वाली टर्म ये सिर्फ इसलिए, एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर, आई डोंट नो 1e-8 या आई डोंट नो 1e-16, बहुत ही छोटा नंबर। दिस इज जस्ट टू अवॉइड डिवीजन बाय जीरो न्यूमेरिकली, जस्ट इन केस कि अगर रनिंग एवरेज जीरो आ जाए और समहाउ। यहां पे कोई सवाल जी? नो क्वेश्चंस? सर इसमें गैमा की वैल्यू कैसे चूज करते हैं? गैमा की वैल्यू जिस तरह वहाँ पे बीटा की वैल्यू हमने टिपिकली 0.9 रख देते थे, यहाँ पे भी एम्पिरिकली लोगों ने जो ज़्यादा यूज़फुल रही है या जो पॉपुलर हो गई वैल्यू, वो गैमा को यूजली 1 के बहुत करीब रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.99, इवन 0.99 करीब रखते हैं कि जो एवरेज में जो पुराने आपके थे वैल्यूज़, पुरानी वैल्यूज़ का ज़्यादा रोल होगा, और जो नई आ रही है उसका रोल कम। ओके, और इसमें आप बाय द वे इनिशियलाइज भी करते हैं कि देखें ना, आपने ये रनिंग एवरेज जब शुरू करना है पहली बार आपके पास वी आई टाउ -1 क्या होगा, यानी एट टाइम टाउ आपके पास एट टाइम 1 आपको टाइम 0 वाली भी तो रनिंग एवरेज चाहिए, वो तो आपके पास नहीं होगी। सो टाइम 0 की जो रनिंग एवरेज है उसको आप 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने रेजिलिएंट प्रोपगेशन किया था, फर्स्ट ऑर्डर मेथड था रेजिलिएंट प्रॉप, और रेजिलिएंट प्रोपगेशन में आपके पास यही प्रोसीजर था। आप लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई करते थे, बाय अल्फा जो कि ग्रेटर देन 1 होता था, यानी आप लर्निंग रेट को इंक्रीज करते थे। कब इंक्रीज करते थे? जब डेरिवेटिव अपना साइन रिटेन करता था, यानी जब डेरिवेटिव इस टाइम पे और इस टाइम पे अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे थे, या फिर अगर नेगेटिव थे तो ठीक है, दोनों नेगेटिव थे दोनों टाइम्स पे, तो अगर ये टाइम टाउ -1 है और ये टाइम टाउ है लेट्स से, तो अगर तो डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करता था तो आप कहते थे अच्छा ऐसा करो स्टेप साइज बड़ा कर दो, तो आप अपने लर्निंग रेट को ग्रेटर देन 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे। और अगर सिचुएशन होती थी कि पहला डेरिवेटिव इधर आया है और दूसरा डेरिवेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, या पहला इधर था और दूसरा उसके नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, तो फिर आप कहते थे अच्छा कुछ ऑसिलेशन हो रही है, अपना स्टेप साइज कम कर दो, तो आप लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई कर देते थे बीटा लेस देन 1 किसी वैल्यू से। यानी रेजिलिएंट प्रोपगेशन में भी यही हो रहा था, आप अपने लर्निंग रेट को या बढ़ा लेते थे मल्टीप्लाई करके, या कम कर लेते थे मल्टीप्लाई करके बाय समथिंग लेस देन 1। आरएमएस प्रॉप जो भी हमने पढ़ा है इसमें तो लेकिन अल्फा और बीटा फिक्स थे। आर प्रॉप में अल्फा और बीटा फिक्स थे, वो आपने सेट करने थे। ठीक है, आरएमएस प्रॉप में फायदा ये है कि आप एक इनिशियल लर्निंग रेट रख लेते हैं, ईटा नॉट इनिशियल लर्निंग रेट है, और
आप इसी इनिशियल लर्निंग रेट को इस रनिंग एवरेज से डिवाइड करते रहते हैं। जब भी ये रनिंग एवरेज बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि आप ऑसिलेट कर रहे थे, तो अपना इफेक्टिव जो लर्निंग रेट है वो छोटा कर लें। जब ये रनिंग एवरेज छोटी हो जाएगी तो आप कहेंगे आप तो बड़ा स्टेप भी ले सकते हैं, तो आप एक सेकंड, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मल्टीप्लिकेटिवली इंक्रीज डिक्रीज लर्निंग रेट व्हेन एवरेज डेरिवेटिव मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। सो सिमिलरिटी ये है कि ये भी मल्टीप्लिकेटिवली कर रहा है काम, लेकिन अडेप्टिव तरीके से हो रहा है। इधर आर प्रॉप में स्केलिंग अल्फा और बीटा फिक्स तरीके से हो रही थी, जबकि इधर उसी तरह की स्केलिंग है। जब ऑसिलेशन हो रही हो या ऑसिलेशन ना हो रही हो, जो भी आपने लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई करना था या डिवाइड करना था वो एक अडेप्टिव चीज़ है, वो फर्स्ट डेरिवेटिव्स की रनिंग एवरेज की बेस पे कंप्यूट हो रहा है। ठीक है, तो आरएमएस प्रॉप इज एन अडेप्टिव एल्गोरिथम। अगर आप अल्फा और बीटा गलत सेट कर बैठे हैं किसी एक लॉस फंक्शन के लिए तो you're done, you're stuck now। आरएमएस प्रॉप में वो बेस्ड ऑन द सिचुएशन कि लॉस फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है करंटली, लर्निंग रेट को अडेप्टिवली ऊपर या नीचे कर देता है। यहां तक कोई सवाल जी? आप लोग बिल्कुल ही गुमे तो नहीं हुए? लास्ट लेक्चर से इस तक जो है ना वैसे मिक्स अप हो गई है सारी चीजें। आप मुझे अपनी कंफ्यूजन कोई थोड़ी बता सकते हैं सो दैट आई कैन हेल्प, या अभी वो कंफ्यूजन बताना भी पॉसिबल नहीं है, इतने कंफ्यूज हैं? सेकंड केस है। चलें ठीक है, दोबारा देखिएगा लेक्चर को और लेट मी नो इफ देयर आर क्वेश्चंस बाद में ना। ओके, अब आते हैं एक ऐसे एल्गोरिथम पे जो अगर आप आज ऑनलाइन कोई भी कोड उठाते हैं गिटहब से, किसी का भी ये बनी बनाई कोड डाउनलोड करते हैं आप, तो यू विल सी दिस टर्म क्वाइट ऑफन, एडम। कि ग्रेडियंट डिसेंट हमने कैसे करना है वहां लिखा होगा एडम। ठीक है, तो दिस इज करंटली द मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, इट्स करंटली द मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। तो इसको मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको देख लें एक दफा कि इसके अंदर क्या मैजिक हो रहा है। एंड रियली देयर इज नो मैजिक। हमने सब कुछ पढ़ लिया है जो जिससे ये एल्गोरिथम बनता है। एडम जो एल्गोरिथम है ये सिर्फ रूट मीन स्क्वायर प्रोपगेशन है, और रूट मीन स्क्वायर प्रोपगेशन यहां समराइज कर लेते हैं कि आपने अपना जो भी लर्निंग रेट था उसको अडेप्टिवली वो जो रनिंग एवरेज आपके पास आ रही थी फर्स्ट डेरिवेटिव के साइजेस की, उससे बस डिवाइड करना था। एक तो ये था, और दूसरा आइडिया जो ये कंबाइन करता है वो था जो मोमेंटम का आइडिया है। यानी आप नेगेटिव ग्रेडियंट की बजाय आप उसकी एक रनिंग एवरेज होती है, आप बजाय नेगेटिव ग्रेडियंट के हर बारी जो नेगेटिव ग्रेडियंट आया है सिर्फ उधर ही जंप करने की बजाय जो रनिंग एवरेज आ रही है उसको अपने जंप रखें। ठीक है, ये दो आइडियाज हैं। एडम इन दोनों को कंबाइन करता है। ठीक है, और वो इस तरह से करता है कि आरएमएस प्रॉप ही आप करें, लेकिन आरएमएस प्रॉप में आप
करंट डेरिवेटिव यूज करते हैं। मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूं, आरएमएस प्रॉप की, और आरएमएस प्रॉप में आप देखें कि बिल्कुल राइट साइड पे नीचे आरएमएस प्रॉप की जो फाइनल इक्वेशन है, न्यू वेट्स इक्वल्स ओल्ड वेट्स माइनस अडेप्ट हुआ हुआ एक लर्निंग रेट टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम सिर्फ एक काम करने लगे हैं, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पे आया था, इस फर्स्ट डेरिवेटिव की बजाय यहां भी फर्स्ट डेरिवेटिव की रनिंग एवरेज से रिप्लेस कर देंगे, जो कि मोमेंटम का आइडिया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव की डायरेक्शन नेगेटिव में जंप ना मारो, उसकी रनिंग एवरेज की डायरेक्शन में जंप मारो। तो ऑल आई एम गोइंग टू डू नाउ इज कि मैं ये आरएमएस प्रॉप में जो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज हो रहा है इसको रिप्लेस करूंगा बाय अ रनिंग एवरेज ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। सो लेट्स गो बैक। ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पे लिखा हुआ है, कोई स्क्वेयरिंग कोई कुछ नहीं, इट्स जस्ट द फर्स्ट डेरिवेटिव। और ये मैंने फिर से वही तरीका किया हुआ है, इसको स्केल किया 1 माइनस डेल्टा से, इसको स्केल कर दिया, तो लीनियर कॉम्बिनेशन है। और जब मैं इनको ऐड करी जा रहा हूँ पिछले टाइम स्टेप्स की वैल्यूज से, उनकी रनिंग एवरेज से, तो ये मेरे पास एक रनिंग एवरेज आ जाती है। बेसिकली सम हो रहे हैं, सिर्फ मैं हर टाइम पे जो डेरिवेटिव आ रहा है उसको सम करी जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी स्केलिंग करके। तो दैट्स अ रनिंग एवरेज। रनिंग सम क्या है? रनिंग एवरेज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। जहां आरएमएस प्रॉप फर्स्ट डेरिवेटिव यूज कर लेता था, आपने उसकी जगह ये रनिंग एवरेज यूज कर लेनी है, ठीक है। अगली स्लाइड पे चले जाते हैं। ये वो पूरा एडम का पूरा एल्गोरिथम अब इस स्लाइड पे लिखा हुआ है, और आप देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल एंड पे चला जाता हूं। एंड पे आपके पास न्यू वेट्स इक्वल्स ओल्ड वेट्स माइनस अगर मैं इसको करूं तो क्या ये आरएमएस प्रॉप के तरीके से अडेप्टिव लर्निंग रेट नहीं है? ये बिल्कुल वही है। और उसके बाद यहां पे आरएमएस प्रॉप में फर्स्ट डेरिवेटिव होता था, मेरे पास यहां पे रनिंग एवरेज आ गई फर्स्ट डेरिवेटिव की। That's all I've done. आरएमएस प्रॉप में फर्स्ट डेरिवेटिव की बजाय रनिंग एवरेज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट कर दी मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आप नोट कर लें, ये जो वी आई चल रहा है ये वही आरएमएस प्रॉप वाला वी आई है, ये स्क्वेयर्ड फर्स्ट डेरिवेटिव की रनिंग एवरेज थी। लिख देता हूँ, रनिंग एवरेज ऑफ स्क्वेयर्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। और ये जो एम आई है ये भी रनिंग एवरेज है, लेकिन इसमें कोई स्क्वायर नहीं किया। रनिंग एवरेज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। एंड दैट्स इट। ये आपका एडम एल्गोरिथम है। इसके जो टिपिकल पैरामीटर्स हैं उस पर आप जो भी आपका ईटा नॉट या जो भी इनिशियल लर्निंग रेट आप रखते हैं, यूजुअली उसको 10⁻³ रख लेते हैं। डेल्टा जो है उसको 0.9 रख लेते हैं, और गैमा जो है इसको 0.999 रख लेते हैं, बहुत ही करीब 1 के। और एप्सिलॉन तो चले मैंने कहा था कि कोई बहुत ही छोटा नंबर है, वो 0 से डिवाइड करने को अवॉइड करने के लिए हम ऐड करते हैं।
तो टिपिकली ये वैल्यूज़ यूज़ हो रही होती हैं और इनको अक्सर ऐसे ही रहने दिया जाता है, नहीं छेड़ते लोग। इसमें सिर्फ एक चीज़ देख लें कि हमेशा जब आपने इनिशलाइज किया है तो 0 टाइम स्टेप पे रनिंग एवरेज तो आपके पास होगी कोई नहीं, तब तो कोई ना डेरिवेटिव आया था, कुछ भी नहीं था। तो आप 0th टाइम स्टेप पे जो रनिंग एवरेज की वैल्यू है वो 0 सेट कर लेते हैं दोनों रनिंग एवरेजेस के लिए। अब चूंकि ये इनिशियलाइज 0 पे हो गए हैं, नोटिस कि ये इनिशियलाइज 0 पे हुए में, तो पहली इटरेशन में क्या हुआ होगा, mi एट टाइम 1 जब आपने निकालना था तो वो क्या आया होगा, वो आया होगा डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू 0.9 है इधर, तो ये आया होगा 0.9 टाइम्स m की वैल्यू, m की वैल्यू एट टाइम 0 प्लस 1 माइनस डेल्टा, और 1 माइनस डेल्टा जो है ये 0.1 आ गया होगा, प्लस 0.1 प्लस 0.1 टाइम्स जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव भी आया था। ठीक है, इसमें नोटिस के 90% वेट तो रनिंग एवरेज का है, 90% तो ये यहां से इफेक्ट हो रही है वैल्यू, और सिर्फ 10% असली डेरिवेटिव से इफेक्ट हो रही है। और जो आपने 90% जो इफेक्ट कर रहा है उस चीज को आपने 0 सेट किया हुआ है, एट टाइम 0 तो 0 था। तो ये जो आपकी इनिशियल इटरेशंस हैं उस पे ये जो 0 पे जो इनिशियलाइज किया था आपने, इसका रोल बहुत हैवी रोल है इस वक्त। यानी अगर मैंने इसको 10 पे इनिशियलाइज कर लिया होता तो ये 10 के पास रहता, वैल्यू 10 के पास रहती, mi1 जो है ये 10 के पास रहती। अगर मैंने इनिशियलाइज 100 पे कर लिया होता तो mi1 100 के पास रहती, mi2 भी 100 के पास रहती, mi3 भी 100 के पास रहती। यानी ये जौन सी भी वैल्यू पे आपने इनिशियलाइज कर लिया है, चूंकि आप रनिंग एवरेज का वेट 0.9 रखते हैं तो ये बायस है टूवर्ड्स द रनिंग एवरेज इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल डेरिवेटिव। ठीक है, इस बायस को हैंडल करने के लिए, स्पेशली जब आपने 0 पे इनिशियलाइज कर लिया है, आप ये करते हैं कि आपके पास जो भी रनिंग एवरेज आई है, जो भी रनिंग एवरेज आई है आपके पास इस ऊपर वाले फॉर्मूले से, उसको आप डिवाइड कर देते हैं बाय 1 माइनस डेल्टा टू द, अच्छा यहाँ पे फ़र्क है, नोटेशन का फ़र्क है। यहाँ जब मैंने डेल्टा टी का है ना, दिस इज एक्चुअली डेल्टा टू द पावर, ये टाइम टाउ नहीं लिखा हुआ, एज इन डेल्टा एट टाइम टाउ नहीं है, ये डेल्टा टू द पावर है, यानी डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, ये टी टाइम्स टाउ टाइम्स हो रहा होगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको, ये पावर ली जा रही है। इसी तरह यहाँ पे गैमा भी पावर ली जा रही है। ठीक है, और आप नोट करें कि डेल्टा जो है वो 1 से छोटी वैल्यू है, उसकी पावर्स अगर आप लेते जाएंगे तो ये जो पावर्स वाली टर्म है ये बड़ी जल्दी 0 पे चली जाएगी, 0 के पास चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे टाओ बढ़ता जा रहा है आपका डेल्टा टू द पावर टाओ 0 होता जा रहा है और ये ओवरऑल टर्म 1 होती जा रही है। ठीक है, और अगर ये ओवरऑल डिनोमिनेटर 1 होता जा रहा है तो आपके पास लेफ्ट साइड पे ऑलमोस्ट वही आंसर आएगा जो इधर न्यूमरेटर का है। ठीक है, लेकिन शुरू की इटरेशंस में जब डेल्टा टू द पावर 1 करते हैं आप, ठीक है, तो 1 माइनस डेल्टा टू द पावर 1 ये आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा, और अगर डेल्टा आपने 0.9 रखा हुआ है तो ये आ जाएगा 0.1। अब 0.1 का मतलब है कि जब आप mi एट टाइम 1 जो भी आया था उसको आपने 0.1 से डिवाइड कर दिया है, विच मीन्स कि आपने 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया उसको। ठीक है, तो आप इस तरह ये अप स्केल कर लेते हैं जो भी आपकी रनिंग एवरेज आ रही थी, क्योंकि आपने
उसको 0 पे इनिशलाइज कर दिया था, तो वो छोटी रहनी थी काफ़ी देर। तो आप शुरू की इटरेशंस में उसको ये अपस्केल करते हैं, और वो अपस्केलिंग जो है वो आहिस्ता 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 कम होती जाती है, और फिर आप जो भी रनिंग एवरेज आ रही थी फिर वो यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, सो आई होप आपको थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग एक हो गई होगी, एटलीस्ट इतनी कि अगर आपको किसी पेपर में, किसी ब्लॉग पे, किसी डॉक्यूमेंटेशन में ये एडम वाली इक्वेशंस नज़र आए, तो अगर लेट्स से अभी पूरी तरह समझ नहीं भी लगा, probably you won't be scared, probably you can refer to these slides again and try to understand कि एडम में क्या हो रहा है। एडम जो है वो सिंपली RMS प्रॉप ही है, और RMS प्रॉप जो है वो सिंपली लर्निंग रेट को अडेप्टिवली स्केल कर रहा होता है। लर्निंग रेट को फिक्स तरीके से स्केल नहीं करता, लर्निंग रेट को अडेप्टिवली स्केल करता है। और एडम जो है इसी स्टेप के अंदर आके फर्स्ट डेरिवेटिव की बजाय फर्स्ट डेरिवेटिव की भी एक रनिंग एवरेज यूज़ करता है, एंड दैट्स द फेमस एडम एल्गोरिथम। तो डीप लर्निंग के मॉडल्स जब आप ट्रेन करेंगे, इट मेक्स मच मोर सेंस कि आप एडम एल्गोरिथम यूज़ करें वर्सेस एनी अदर। तो ये थे ग्रेडियंट डिसेंट के वेरिएशंस, यानी हमने ये देखा है कि वो वाले लॉस फंक्शंस जो कॉम्प्लेक्स हैं, नॉन कॉन्वेक्स हैं, और डीप नेटवर्क्स के लॉस फंक्शंस ऐसे ही होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लोकल मिनिमा होते हैं, उनमें सैडल पॉइंट्स होते हैं, बड़े ख़तरनाक किस्म के लोकल मिनिमा, ख़तरनाक किस्म के सैडल पॉइंट्स कि आपका ऑप्टिमाइजेशन का जो एल्गोरिथम है, अगर उनमें एक दफ़ा फंस जाए तो शायद निकल ही ना पाए, उससे बेहतर किसी मिनिमा तक पहुंच ही ना पाए। या फिर सैडल पॉइंट्स इस तरह के आ जाएं कि वो ग्रेडियंट हर जगह ही ज़ीरो के पास नज़र आ रहा है, तो वो वहाँ से निकलना उसका बहुत मुश्किल हो जाए, या बहुत ही स्लो तरीके से निकले, तो आपका मॉडल बहुत ज़्यादा देर में ट्रेन हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और एक हमने पिछले लेक्चर में भी जो चीज़ देखी थी कि डायरेक्शंस को डिफरेंटली ट्रीट करें। आपका लॉस फंक्शन किसी एक डिमेंशन में हो सकता है तेज़ी से चेंज हो रहा हो, और दूसरे पैरामीटर की डिमेंशन में हो सकता है आराम से चेंज हो रहा हो। तो आपको जो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, दे रिक्वायर डिफरेंट लर्निंग रेट्स, और लर्निंग रेट्स को अडेप्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, कि जिस डिमेंशन में ऑसिलेशन हो रही है, जब ऑसिलेशन हो रही है तब मैं अपना लर्निंग रेट कम कर दूं, और जब ऑसिलेशन नहीं हो रही तब मैं अपना लर्निंग रेट बढ़ा दूं। क्या सीवियर ऑसिलेशन हो रही है या हल्की सी ऑसिलेशन हो रही है, तो ये सब कुछ कंसिडर करते हुए अडेप्टिव लर्निंग रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सबसे यूजफुल टेक्निक है करंटली वो ये एडम की है, या मोमेंटम बेस्ड है, जो बेसिकली लर्निंग रेट को अडेप्ट करती हैं बेस्ड ऑन द रीसेंट ट्रेंड, जिसको मोमेंटम कहते थे, जिसको हम रनिंग एवरेज कहते थे, ठीक है, बेस्ड ऑन द रीसेंट ट्रेंड ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ तक कोई सवाल आपके अगर हो? सर, ये जो ऑप्टिमाइजर्स हैं, ये हम प्रॉब्लम की बेस पे चेंज भी करते हैं, एज इन रिग्रेशन के लिए कुछ और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ और, या एडम इज फेमस या इट्स पॉपुलर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स? मेरे लिए ये सवाल नया है, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट दिस वे, और मुझे मालूम भी नहीं है कि अगर ये क्लास प्रॉब्लम को देख के ये चेंज किए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि नहीं, देयर इज़ नो डिफरेंस। इट डजेंट मैटर कि आप क्या चीज़ सीख रहे हैं। इनका तो काम ये है कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं, आप क्लासिफिकेशन करना सीख रहे हैं, आप रिग्रेशन करना सीख रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, सीखने का तरीका क्या होना चाहिए। जब मैंने वेट्स को चेंज करना है
तो वो चेंज करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि कुछ तरीके ऐसे हैं जो विच आर मोर प्रोन टू कि वो किसी लोकल मिनिमा पे फंस जाएंगे, और कुछ तरीके ऐसे हैं विच आर मोर प्रोन कि वो स्लोली कन्वर्ज करेंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप ये ह्यूरिस्टिक्स लेके आते हैं। ये जितना भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी ह्यूरिस्टिक्स थे। पिछले आज का लेक्चर और पिछला लेक्चर ये सिर्फ ह्यूरिस्टिक्स थे कि शायद आपको हर बारी नेगेटिव ग्रेडियंट वाली डायरेक्शन में डायरेक्ट जंप नहीं मार देनी चाहिए, शायद आपको स्केलिंग तरीके से करनी चाहिए, शायद आपको रनिंग एवरेज यूज़ कर लेनी चाहिए, एंड सो ऑन।